हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स को। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, इस ग्रुप को बेसिकली विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 में हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ग्रुप 16 में हमारे पास हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। अब देखिए, क्योंकि ग्रुप 16 में पहला एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, इसलिए ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। इसके अलावा आप ये चीज जरूर याद रखें कि ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, इन्हें चैल्कोजेंस भी कहते हैं। Why are these called as chalcogens? Because these are ore forming elements. ऑक्सीजन फैमिली कहा जाए, चैल्कोजेंस कहा जाए, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम की। तो चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी एलिमेंटल स्टेट की। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट मतलब कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये एग्जिस्ट किस तरह से करते हैं नेचर में। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है दैट्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 की तरह। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या याद रखेंगे, दैट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2। O2 की तरह ये एग्जिस्ट करता है। मतलब देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं वाया डबल बॉन्ड। दो ऑक्सीजन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच है, किस तरह की बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। मतलब कि यहाँ पे कितने एटम्स हो गए, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें कितने एटम्स हैं, दो एटम्स। देयर आर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि इसमें दो एटम्स हैं, ये O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, डाया एटॉमिक। इट इज डाई एटॉमिक। अब देखिए, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है। ऑक्सीजन हैज अ वेरी स्मॉल साइज। क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, इस कारण से ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के जो दो एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ पी पाई बॉन्ड शो करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसलिए ये पी पाई बॉन्ड शो करते हैं, राइट। अब क्योंकि ये पी पाई बॉन्ड शो करते हैं, इनमें डबल बॉन्ड है, बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस कारण से जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, इट इज अ गैस। ये क्या है, एक गैस है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जरूर याद रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इस कारण से अपने स्मॉल साइज की वजह से ये पी पाई बॉन्ड शो करता है, जिसकी वजह से एग्जिस्ट करता है O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल मतलब ये डायटोमिक है, और इसी कारण से ये एक गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम बात करें इन बाकी एलिमेंट्स की, फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सल्फर है, सल्फर का साइज ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बड़ा है। सेलेनियम का साइज सल्फर से बड़ा है। वी नो दैट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस। जो साइज है वो बढ़ना शुरू करता है। अब क्योंकि साइज बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, तो इसलिए इनके साइज बड़े होने के कारण, ड्यू टू
बिगर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बड़ा होने के कारण इनके केस में सल्फर से पोलोनियम तक पी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। पी पाई जो बॉन्डिंग है वो इनके केस में पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ से एक चीज का अंदाजा लगाइए, जिस केस में पी पाई बॉन्डिंग हो रही थी, लाइक इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे तो ये डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। समझते हैं ना हम कि जब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, व्हेन द पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप, उस टाइम पे ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। जब पी ऑर्बिटल्स पी एक्स या पी वाई ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, उस टाइम पे ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, राइट। और हमें पता है जब डबल बॉन्ड होती है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होती है, एक पाई बॉन्ड होती है। पाई बॉन्ड कब बनती है? जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। तो अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन के केस में छोटा साइज है, पी पाई बॉन्डिंग है, इस कारण से ऑक्सीजन डायटोमिक है। जबकि हम कह रहे हैं सल्फर से पोलोनियम तक साइज बड़ा होता जा रहा है। अगर साइज बड़ा हो रहा है तो इस केस में पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये डाई एटॉमिक की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब S2, Se2, Te2, PO2 ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू बिगर एटॉमिक साइज पी पाई बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, एंड फॉर दैट रीजन these elements do not exist as डायटोमिक्स। ये डायटोमिक की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ये डायटोमिक की तरह एग्जिस्ट नहीं करते तो ये एग्जिस्ट करते कैसे हैं? तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि इन केस में डायटोमिक होना पॉसिबल नहीं है, इस कारण से दीज आर ऑक्टा एटॉमिक। ये डायटोमिक नहीं है, ये ऑक्टा एटॉमिक है। मतलब 8 जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे 8 एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे वाया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना पी पाई बॉन्डिंग तो होगी नहीं। जब पी पाई बॉन्डिंग नहीं होगी तो मतलब जो बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे दीज आर गोइंग टू बी द सिंगल बॉन्ड। इसलिए हम कहेंगे कि S8 एग्जिस्ट करेगा, Se8 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन S2 या Se2 जैसी कोई चीज नहीं होगी। अगर सल्फर के 8 एटम्स हैं एक दूसरे के साथ, वो अटैच्ड हैं, ऑक्टाएटॉमिक है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? 8 सल्फर के एटम्स, कैसे हम इसे याद रखेंगे स्ट्रक्चर को? 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाने का तरीका बता रहे हैं। 1 2 3 1 2 1 1 2। मतलब क्या कीजिए, देखिए दोबारा से देखिए, 3 सल्फर के एटम, जो स्पेसेस खाली बच रही हैं वहाँ सल्फर बना दीजिए, दोनों में स्पेस खाली बच रही है, फिर से सल्फर बनाइए, 2 सल्फर और बनाइए। अब ये अटैच कैसे हैं? ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे अटैच, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो इनका एक पॉकेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। दे हैव पॉकेट रिंग स्ट्रक्चर। S2 नहीं है, S8 है। दिस इज S8 मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है, S8 की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए जो एलिमेंट्स हैं ये गैसेस भी नहीं है। These are not gases नहीं है, these are solids। याद रखिए ये सभी के सभी क्या हैं? solids। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑक्सीजन इज अ गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड। व्हाई?
और गिव रीजन, इस तरह से करके। तो हम क्या बताएंगे, देखिए किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन की और सल्फर की। मतलब ऑक्सीजन O, सल्फर S। तो इसे इस तरह से लिख लेते हैं, जो सल्फर है S किस तरह से एग्जिस्ट करता है, एसिड की तरह, जो कि एक सॉलिड है। अब देखिए साइज की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, यही हमें हमारे आंसर में एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उसमें पी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट होगी, जिस वजह से वो एक डायटोमिक है और एक गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। O2O2 के मॉलिक्यूल्स एंड दे एग्जिस्ट एज अ गैस। जबकि सल्फर का साइज बड़ा है, इसमें पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये डायटोमिक की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऑक्टाएटॉमिक की तरह एग्जिस्ट करता है। 8 सल्फर के एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इन अ पकर रिंग स्ट्रक्चर। इस कारण से ये क्या है, ये एक सॉलिड है। तो ये है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार बोर्ड्स में नोट किया जाता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, इसके बाद हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन, एंथैल्पीज। देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को डिस्कस करने, देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को समझने के लिए हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना होगा ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को। ग्रुप 15 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। ये नाम हम इतनी बार लिख लेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज करते करते कि हमें एलिमेंट्स के नाम ग्रुप वाइज तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो देखिए एक जनरल ट्रेंड हम लोग क्या पढ़ते हैं, दैट एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है। दिस इज द जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड हमारे पास क्या है, जनरल ट्रेंड सेज एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो मतलब हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन, आप क्या कह सकते हैं इस जनरल ट्रेंड से। जनरल ट्रेंड को देखेंगे तो हम यही कहेंगे, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, तो इसलिए जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 मस्ट बी लेस देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। क्योंकि जनरल ट्रेंड तो हमें यही बता रहा है, क्या कह रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम और इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन एज पर द जनरल ट्रेंड। लेकिन रियलिटी क्या है, व्हाट इज द रियलिटी। रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 है, यहाँ पे भी हम 1 को ही चाहे अज्यूम कर लें, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, वो ज़्यादा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स। मतलब हमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो नाइट्रोजन है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से, लेकिन सच्चाई क्या है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, जबकि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी एक्सचेंज होगा, वो जो एनर्जी चेंज होगा वो। सच्चाई ये है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1
is greater than ionization enthalpy 1 of oxygen. Now what is the reason for that? इस चीज का रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करेंगे, सामने सामने वाले एलिमेंट्स की, सेम सेम पीरियड वाले एलिमेंट्स की बात करें तब ये चीज हम बोल रहे हैं कि सामने सामने, देखिए ये दोनों सेम पीरियड के हो गए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो सेम सेम पीरियड के एलिमेंट्स की जब हम बात करेंगे उस टाइम की बात है। तो क्या कारण है? अब देखिए हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या आएगी? 1s2 2s2 2p3 और इसकी 1s2 2s2 2p4, राइट। अब अगर इनकी हम वो वही बॉक्स वाली डायग्राम बनाए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए डिफरेंस कहाँ है, कहाँ फर्क आपको दिखाई दे रहा है? 1s2 सेम, 2s2 2s2 सेम, फर्क कहाँ आया? 2p3 और 2p4 में। 2p3 देखिए हमारे पास 3 ही ऑर्बिटल्स होती हैं p में, px py एंड pz। इन केस ऑफ नाइट्रोजन तीनों ही ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। और यही आपने अपने क्लास 11 में कंसेप्ट पढ़ा होगा ना कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती हैं। कौन सी? जो एग्जैक्टली हाफ फिल हो और जो कंप्लीटली फिल हो, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती हैं क्योंकि इनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है और क्योंकि इनमें जो सिमेट्री है वो भी ज़्यादा है। सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी और जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। ये वो वाला कंसेप्ट है। अब क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हैं, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ये कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अरे भाई अगर ये ऑलरेडी स्टेबल है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को अनस्टेबल क्यों करेगी? Why would it? क्यों ये ऐसा चाहेगी कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और मेरे में अनसिमेट्री आए, मेरी एक्सचेंज एनर्जी कम हो, मेरी स्टेबिलिटी कम हो? क्यों? ऐसा तो नहीं चाहेगी ना। तो इसलिए अगर हमें इस एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी होगी। किसी की स्टेबिलिटी को ख़राब करना इतना आसान नहीं है। जबकि अगर हम बात करें इस ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है? 2p4 है, तो ये तो स्टेबल है ही नहीं इसके कंपैरिजन में, तो ये बहुत कम स्टेबल है। तो कहते भाई कम स्टेबल है हम लोग, अगर आप ये इलेक्ट्रॉन ले भी जाओगे तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरा तो फायदा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2p4 से ये क्या हो जाएगी? 2p3। 2p4 से ये क्या होगी? 2p3। 2p3 हो गई तो क्या हुआ? p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। समझे आप इस चीज को? जब ऑक्सीजन अपनी ग्राउंड स्टेट में है, जब उसके p में 4 इलेक्ट्रॉन है, उस टाइम पे ये स्टेबल नहीं है। मतलब इस टाइम पे ये आसानी से अपना पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकती है। और यही तो हमने कहा, क्योंकि ये आसानी से अपना पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी, इसलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 है किसकी? ऑक्सीजन की, वो कम रहेगी किससे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 फॉर नाइट्रोजन। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की जब बात हो रही है, नाइट्रोजन नहीं मान रही कि मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन जाए और मैं अनस्टेबल हो जाऊं, मतलब इसे ज्यादा एनर्जी देनी होगी। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1।
ऑक्सीजन अभी अपनी ग्राउंड स्टेट में अनस्टेबल है, इट वांट्स कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मुझे 2p4 से 2p3 कर दो। जब तुम मुझे 2p3 कर दोगे मैं क्या हो जाऊंगी, एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होने के लिए जल्दी जल्दी अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए तैयार है। तो मतलब कम एनर्जी में भी ये एग्रीड है, ऑक्सीजन एग्रीड है कि हाँ जी भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, कम। लेकिन जो सीन है वो पलट जाएगा कब, जब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब देखिए मान लो यहां से इसका भी हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या होगा, इसके पास क्या है 2p3 है, 2p3 से ये क्या हो जाएगा 2p2। जब ये 2p3 से 2p2 हो गया मतलब p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 सिर्फ, और जब 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पे नाइट्रोजन हो गया अनस्टेबल, ऑक्सीजन हो गया एक्स्ट्रा स्टेबल। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात होगी, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जब उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद ये अनस्टेबल हो चुकी है, तो कहते हैं अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो अब अनस्टेबल हूं ही, सो अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ। अब ये ज्यादा मतलब कि एनर्जी की डिमांड नहीं रखेगी। जबकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे 2p3 हो चुकी है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो चुकी है, अब ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव होने नहीं देगी। इस टाइम पे क्या होगा, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है, किसकी, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग की बात करेंगे, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग में, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है ये बढ़ जाएगी, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है ग्रुप 15 की वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल हो चुकी है। तो ये है, यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, व्हेयरएज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ ग्रुप 16 इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। व्हाई सो? तो यहाँ पे जो पूरा आंसर है आप किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, किस में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, क्यों वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने चाहते। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आप ज़रूर याद रखिए और इसे नोट कर लीजिए, और हमेशा याद रखिए कि एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलिए दोबारा से ग्रुप 16 के एलिमेंट्स बोल दीजिए एक बार। यस यू आर राइट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो देखिए जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए किस तरह से इसका ट्रेंड रहता है। देखिए जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इस तरह से जो साइज है साइज बढ़ता है, और साइज के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। हमेशा याद रखिए, व्हेन द साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो इस ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम सल्फर की, उससे कम सेलेनियम, उससे कम टेलोरियम एंड उससे कम पोलोनियम। यही हमने कहा है ना, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो मतलब मैक्सिमम तो होनी चाहिए ऑक्सीजन की, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलोरियम एंड पोलोनियम। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, हम ऐसा मानते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहती है वो सल्फर की है। हमेशा याद रखिए दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज less negative than
सल्फर। सल्फर से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम रहती है। और रीज़न क्या रहेगा इसका? रीज़न अगेन साइज पर ही आकर टिकता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज क्या है? वेरी स्मॉल। अगर इसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होंगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नहीं रहती। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ द ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर वेरी हाई। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा, इस कारण से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से ज़्यादा नहीं रख पाता। इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर से कम नेगेटिव रहती है, जबकि जो सल्फर है उसका साइज कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी नहीं होती और वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही अच्छे से, और उसके लिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना आसान रहता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, वैसे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, लेकिन जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सल्फर से कम नेगेटिव है। कारण क्या है? उसका छोटा साइज और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो आप इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। इनके अलावा तो बहुत ही जनरल से ट्रेंड है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के साथ। क्या क्या एलिमेंट्स हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को 17 के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता है दैट एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस टाइम पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है। तो देखिए आपको तो पता ही है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, जबकि दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 3.5। तो हमेशा याद रखिए कि जो ऑक्सीजन है दिस इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसके बाद का ट्रेंड भी हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये तो बहुत ही जनरल सा ट्रेंड है, ये वही ट्रेंड फॉलो करते हैं। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होगी। मतलब अगर हम 17 के साथ इन्हें कंपेयर करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है, जबकि अगर हम इन्हें कंपेयर करेंगे विद दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जैसे अभी मैं ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ कंपेयर करूं तो कंपैरेटिवली इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यही हम कह रहे हैं ना, क्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। सो ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है लेकिन फ्लोरीन से कम है। तो इस तरह का जनरल ट्रेंड ये यहाँ पे फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो तो है लो होने का कारण क्या है कि इनमें रहती हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, लेकिन यही जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से जो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ती जाती हैं। जितनी ज़्यादा वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी उतना ही ज़्यादा जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट्स है जहाँ पर जनरली अगर देखेंगे तो लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ता है इस वजह से वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेंगी, और उसी कारण से क्या होगा कि जो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एलोट्रॉपी। डिफरेंट एलिमेंट्स है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। इसमें हम याद रखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसकी दो मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, एक है ऑक्सीजन दैट्स O2 एंड द अदर वन इज ओजोन दैट्स O3। सल्फर रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक दोनों में एग्जिस्ट करता है। सेलेनियम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेड, ग्रे एंड ब्लैक। टेलुरियम क्रिस्टलाइन भी रहता है और एमॉर्फस भी।
यहाँ पे हम इसी चैप्टर में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं डिटेल में ऑक्सीजन और ओजोन को। इनके अलावा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रे एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सेलेनियम। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट याद रखेंगे कि जो सेलेनियम के ग्रे एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये मोनोक्लिनिक है विद हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। इसके अलावा ये यूजफुल है ज़ेरोग्राफी में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ रेक्टिफायर इन सेमी कंडक्टर्स। तो ये है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, आप इन्हें सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ग्रुप 16 में हमारे पास है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। अब जो इनकी कैटिनेशन एबिलिटी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि इन एलिमेंट्स की अपने ही दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, सल्फर की सल्फर के साथ, सेलेनियम की सेलेनियम, टेलोरियम के टेलोरियम के साथ, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ है कैसी। जितनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही उनकी एबिलिटी रहती है कैटिनेशन शो करने की। अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि जो सल्फर है, सल्फर मैक्सिमम एक्सटेंट पर कैटिनेशन शो करता है। सल्फर मैक्सिमम कैटिनेशन शो करेगा ग्रुप 16 में। अब इसका कारण देखिए, अब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि साइज बढ़ेगा इस कारण से जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या एंथैल्पी कह लीजिए वो कम हो जाएगी। अगर इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा? इजी। अगर बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है तो मतलब एलिमेंट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो ऑटोमेटिकली कम हो रही है। तो मतलब सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम इन तीनों से ज़्यादा जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो किसकी रहेगी? सल्फर की। तो ये एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब बचता है ऑक्सीजन कि क्या ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है सल्फर? सो द आंसर इज येस, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है। इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। छोटा साइज होने की वजह से क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अगर रिपल्शंस होंगी, रिपल्शंस होने की वजह से क्या होगा? जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं वीक पड़नी शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैटिनेट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन कैटिनेशन नहीं करेगा, करेगा। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया H2O2 के केस में, इट शोज द कैटिनेशन। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स बन रही हैं इनकी आपस में, लेकिन ये नहीं है कि ये सल्फर से भी ज़्यादा करेगा। सल्फर सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है किसमें? ग्रुप 16 में। सो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन है कि ग्रुप 16 में सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करने वाला एलिमेंट कौन है? सल्फर। ऑर्डर में भी आप याद रखेंगे कि जो सल्फर है, सल्फर की कैटिनेशन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। तो इन पॉइंट को अपने माइंड में ज़रूर क्लियर रखें। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स का मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि याद है ना कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही इजी मेथड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे अभी हम इसे डिस्कस करते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। सबसे पहले ग्रुप 16 क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। देखिए मेटालिक कैरेक्टर क्या रहता है? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है? मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं मेटल्स। अब हमें पता है दैट एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी है वो भी बढ़ती जाएगी। सो डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ता है इसलिए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर, क्योंकि इनका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस कारण से ये है हमारे पास नॉन मेटल्स।
जबकि सेलेनियम और टेलोरियम की बात करें तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी रखते हैं, तो इसलिए ये क्या है, मेटलॉइड्स। जबकि जो पोलोनियम साइज में बहुत बड़ा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसलिए ये बिहेव करता है एज अ टिपिकल मेटल। तो देखिए, एज यू मूव डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। पहले दो एलिमेंट्स क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, ये नॉन मेटल्स हैं। सेलेनियम एंड टेलोरियम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो मेटलॉइड्स हैं। पोलोनियम एक टिपिकल मेटल है। तो ये थी यहाँ पे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब आपका इंतज़ार खत्म होता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी वो आसान मैथड जिससे आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ग्रुप 16 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वी हैव ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। अब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो देखिए, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की, वो है नोबल गैस। नोबल गैस हम मेंशन करेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ तक फिर उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है। उसके बाद हम लिखते हैं NS2NP4। अब सबसे पहले नोबल गैसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हीलियम, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। अब आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे, जिस भी एलिमेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन है हीलियम, सल्फर के नियॉन, सेलेनियम के आर्गन, टेलोरियम के क्रिप्टन एंड पोलोनियम के ज़ेनॉन। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम सबसे पहले नोबल गैस लिखेंगे ब्रैकेट्स में, और इसके बाद क्या आ रहा है, NS2NP4। क्योंकि ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, इसलिए इसके N की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2S2 2P4। अब बारी है सल्फर की। नोबल गैस है नियॉन, तो इसके लिए हम लिखेंगे नियॉन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे N की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, तो बाद में हम लिखेंगे 3S2 3P4। अब हम लिखते हैं सेलेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली लिखेंगे आर्गन इन द बॉक्स ब्रैकेट। तो देखिए, जो सेलेनियम है, सेलेनियम बिलोंग्स टू पीरियड 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, पीरियड 4 में हमारे पास यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उस टाइम पे हम ना तो सिर्फ S और P को शो करेंगे, इसके अलावा हम D ऑर्बिटल को भी शो करेंगे। तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन में हम नॉर्मली लिखेंगे NS2NP4। N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4, तो हम लिखेंगे 4S2 4P4। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, अगर S और P के लिए हम N यूज़ करते हैं तो D के लिए हम यूज़ करेंगे N-1। क्योंकि यहाँ पे N की वैल्यू 4 है, तो 4 - 1 कितना रहेगा, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 3D, और D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 10। इस हिसाब से सेलेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, आर्गन 3D10 4S2 4P4। अब यही सेम मेथड हम यूज़ करेंगे टेलोरियम के लिए। नोबल गैस है क्रिप्टन। अब इसके लिए N की वैल्यू कितनी है, 5, तो हम क्या लिखेंगे 5S2 5P4 एंड 1 लेस देन 5 इज 4, 5 - 1 इज 4, 4D10। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी 4D10 5S2 5P4। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोलोनियम की। सबसे पहले तो इसकी नोबल गैस हम मेंशन करेंगे, दैट्स ज़ेनॉन। अब देखिए, जो पोलोनियम है इट इज़ बिलोंगिंग टू पीरियड 6, और पीरियड 6 में हमारे पास यहाँ लैंथेनम है, और लैंथेनम की वजह से आती है लैंथेनॉइड सीरीज। मतलब यहाँ पे अब बात हो रही है F ब्लॉक की। अगर F ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड ऑन हो गए हैं तो ऑब्वियसली F ऑर्बिटल भी आएगी। तो यहाँ पे इन केस ऑफ पोलोनियम हम S और P के साथ साथ यहाँ पे D और F के इलेक्ट्रॉन्स भी मेंशन करेंगे। हमेशा याद रखिए, हम यूज़ करते हैं NS एंड NP। D के लिए हम यूज़ करते हैं N-1 और F के लिए यूज़ करते हैं N-2। अब देखिए, यहाँ पे N की वैल्यू है 6, तो हम क्या लिखेंगे 6S एंड 6P। जबकि D के लिए हमें एक सब्ट्रैक्ट करना होगा, 6 - 1
इज़ 5, F के लिए n में से 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, 6 माइनस 2 इज़ 4। ये इसके बाद हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करेंगे। F में मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, D में मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, S में होते हैं मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में हो सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 16 की बात हो रही है, इसलिए P में यहाँ पे 6 की बजाय हमारे पास कितने रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 4f14 5d10 6s2 6p4। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने माइंड में रख सकते हैं किस तरह से लिखनी है। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 16 के लिए वैलिड नहीं है, इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एंड 17 एलिमेंट्स एज वेल। तो यही चीज़ आपकी हमेशा यूज़ की जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फ़र की, इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं S और P ऑर्बिटल्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम S और P को शो करेंगे, जबकि सेलेनियम और टेलुरियम के केस में S P के साथ साथ हम D को भी मेंशन करते हैं, क्योंकि D ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाते हैं। जबकि जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पोलोनियम के, इसमें ना तो सिर्फ D, S और P के इलेक्ट्रॉन्स को हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे हम F इलेक्ट्रॉन्स को भी मेंशन करते हैं। तो हमेशा इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिए। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कभी भी नहीं भूलेंगे।